भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात आपके समक्ष कह रहा हूं, तो इसमें भारत की पुरातन शिक्षा व्यवस्था और भारत की नवीन तकनीकी व्यवस्था के समन्वय का जो आधार है, यही इस व्यवस्था को लेकर के आगे आएगा। मैंने पिछले व्याख्यान में भी आपसे कहा था कि जब हम ये विचार लेकर के चल रहे हैं, जब हम अपने युवाओं को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तकनीकी के कौशल से आप क्या कर सकते हैं, तब हम अपने युवाओं को ये भी सिखा रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तकनीकी के माध्यम से दुनिया को जोड़ना और फिर अपनी पुरातन शिक्षा व्यवस्था से वसुधैव कुटुंबकम जैसे ज्ञान को देना, यही हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधार है। जब हम अपने युवाओं को उन्नत प्रबंधन सिखा रहे हैं, तब हम अपने युवाओं को सिखा रहे हैं एकत् सद् विप्रा बहुधा वदन्ति। जब हम अपने युवाओं को मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी जैसे विषयों को सिखा रहे हैं, तो हम अपने युवाओं को सिखा रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और नवीन तकनीकी शिक्षा व्यवस्था का जो आधार, जो समन्वय से एक नई शिक्षा व्यवस्था, एक नए आचार विचार को हमने खड़ा किया है, यही वो शिक्षा व्यवस्था है, यही वो विचार है जिसने भारत को आज दुनिया के एक अलग स्थान पर रख करके खड़ा किया है और भारत एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस संभावनाशील समय में जब भारत निरंतर प्रगति कर रहा है, जब भारत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ चुनौतियां भी हमारे समक्ष हैं। उन चुनौतियों पर भी बात करने की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे समक्ष है, एक दिन मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यक्रम में श्रीमान मुकुल करितकर जी को सुन रहा था, बड़े अच्छे वक्ता है। उस बात को मैं कोट करते हुए यहाँ पे आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि भारत में इस समय जो तकनीकी संवर्ग में जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो सरकारी नौकरियों के प्रति रुझान है। आज बीटेक, एमटेक करने के बाद, प्रबंधन में अच्छा कौशल हासिल करने के बाद, चिकित्सा शिक्षा में अच्छा कौशल हासिल करने के बाद, भारत के युवाओं का जो आज ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों के प्रति रुझान है, हमारे युवाओं को ये बदलने की आवश्यकता है। हम अपने कौशल का उपयोग निश्चित रूप से सरकार के साथ जुड़ करके करें। सरकार को आपके तकनीकी प्रबंधन, आपके कौशल, आपके मैनेजमेंट की आवश्यकता है, लेकिन वो तब जाकर के हासिल होगा जब आप उस ताकत को उसी संवर्ग के साथ सरकार से जुड़ करके सरकार की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तभी हमारा जो कौशल है वो सरकार और इस देश के हित में आएगा, इस प्रदेश की समृद्धि का आधार बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन व्यवस्थाओं के साथ हमें थोड़ा कुछ काम करने की आवश्यकता है, हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की प्रगति, हमारे देश की समृद्धि आज हम जो लेकर के चले हैं, हमारा जो ये विषय है, ये विषय निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ ऊर्जा का आधार भी है और यही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक लंबा इस व्याख्यान को नहीं खींचना चाहता हूं। आज इस प्रदेश में जन्म होने के कारण ये प्रदेश मेरी मातृभूमि है और यहाँ इस मंच पर अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पढ़ने के लिए, अध्यापन के लिए आए हुए लोग हैं। आप जब भी इस राज्य के किसी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं, वहां से कुछ फोटोग्राफ लें, अपने लोगों को इस राज्य में आने का निमंत्रण दें। जब आप इस राज्य में हैं तो आप इस राज्य की समृद्धि का भी आधार बने, इस राज्य की प्रगति का भी आधार बने, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ जो युवा संवर्ग खड़ा है, यहाँ जो युवा शिक्षक हैं, युवा अभ्यर्थी हैं, यही भारत की समृद्धि और भारत की प्रगति का आधार है। यहीं से भारत की उन्नति का रास्ता प्रशस्त होता है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत आज हमारे समक्ष चुनौतियां भी बहुत अधिक हैं। हम असफल हैं, इस बात को इस मन से स्वीकार करने में मुझे कोई समस्या भी नहीं है। हमारे समक्ष चुनौतियां भी बहुत अधिक हैं, लेकिन उन चुनौतियों का समाधान भी इन सामान्य पृष्ठभूमि से निकले हुए लोगों, इन पृष्ठभूमि से निकले हुए युवाओं के पास ही है। और जब मैं इन समस्या और इन चुनौतियों की बात करता हूं तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।